अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज हम CS 401 लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जिसके अंदर हम रजिस्टर्स और सम इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन होता है या बेसिक उसका प्रोसेस होता है, वो यही होता है कि उसने डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। जैसे ऐड करना एक ऑपरेशन होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 नंबर्स लेते हैं 1 + 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये जो 2 है हमारे पास, ये एक ऑपरेंड है। ठीक है, जो कोई भी नंबर होता है वो हमारे पास ऑपरेंड होता है। और इस तरह ये जो सिंबल होता है, जैसे ये प्लस का सिंबल है, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर, क्योंकि ये ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। और एट द एंड जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है उसे हम रिज़ल्ट ही कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होता है, ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है मेमोरी और CPU यानी कि प्रोसेसर्स के दरमियान। इसको हम छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले मेमोरी की बात आती है, तो मेमोरी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। जैसे हमने पीछे भी एक एग्जांपल की है, हम मेमोरी के अंदर 3 सेल बना लेंगे। 1 फॉर ऑपरेंड नंबर 1 एंड सेकंड फॉर ऑपरेंड नंबर 2 एंड थर्ड फॉर रिजल्ट। जैसे कि अब 1 + 2 हम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 3। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती हैं बसेस। बसेस की डिफरेंट फंक्शनैलिटी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर ली थी। नंबर 3 पर आता है हमारा प्रोसेसर। अब प्रोसेसर क्या करता है, सबसे पहले ये कहता है कि मुझे ऑपरेंड नंबर 1 चाहिए। तो पहला ऑपरेंड लेने के लिए एड्रेस बस से ये एक उसे मैसेज पास करता है कि मुझे 1 का एड्रेस बता दो। तो एड्रेस बस उसे बताती है कि किस जगह पर एड्रेस पड़ा हुआ है। इसके बाद हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से अपना ऑपरेंड ले आते हैं। अब ये जो इस तरह से 1 आ गया हमारे पास, अब ये 1 मूव किया है एड्रेस बस के पास और एड्रेस बस ने इसे मूव करवा दिया है फर्दर हमारे प्रोसेसर के पास। तो अब 1 यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेसर है वो कहता है कि मुझे अगला ऑपरेंड चाहिए, यानी कि 2। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, हमारा ये जो पूरा प्रोसेस था, प्रोसेसर को ये लगता है कि ये ख़त्म हो चुका है। तो जैसे हम कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं तो वो अगेन फिर से स्टार्ट हो जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह अब जब प्रोसेसर ने न्यू नंबर लेना है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से बिल्कुल अरेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे प्रोसेसर ने कहा कि मुझे सेकंड दो, तो उसने एड्रेस बस को एड्रेस दिया। एड्रेस बस ने मेमोरी में से उसकी लोकेशन को हासिल किया नंबर 2 की। इसके बाद इसने डेटा बस के पास इसे पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही हमारा 2 जाता है प्रोसेसर के पास, तो वो तो जस्ट हमारे पास 2 ही बच जाता है। अब हमारी जो बाकी चीज़ें थी, जैसे हमने 1 स्टोर किया था, वो तो प्रोसेसर के पास मौजूद ही नहीं है। तो अब ये कैसे एडिशन को परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर ज़रूरत तो पेश आती है ना कि हमारा जो 1 था उसे कहीं ना कहीं सेव तो करना था, लेकिन अब तो हमारा 2 आ गया है। तो इसी चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास आती हैं रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स हमारे पास एक ऐसी स्पेस रखते हैं, एक ऐसी मेमोरी रखते हैं जो बहुत जल्दी से होने वाले ऑपरेशंस को स्टोर कर सकती है। आप इसे ऐसे ही समझ लें कि आपके पास जो मेमोरी है वो आपका पूरा बैग है, स्कूल बैग, जिसके अंदर कॉपी, पेंसिल, बुक्स, हर चीज़ है। आपके बैग के अंदर एक वॉलेट भी होता है जहाँ पर आपकी ज़रूरी पेंसिल्स होती हैं। तो आप रजिस्टर्स की जो रजिस्टर्स होते हैं उसे वही वॉलेट समझें जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं आपको जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं लेक्चर्स के दौरान। तो ये बहुत ज़्यादा फास्टली एक्सेसिबल होते हैं। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि नंबर 1 हमारे पास स्टोर कर लिया रजिस्टर ने, जैसे ही नंबर 2 आया तो नंबर 2 पर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जैसे रिज़ल्ट हमारे पास 3 आया था, तो 3 रजिस्टर ने, हमारी जो प्रोसेसर था उसने एड्रेस बस पर भेजा। एड्रेस बस से
डेटा पर आया और डेटा से ये कन्वर्ट होकर हमारे पास कंट्रोल बस के थ्रू कहाँ पर स्टोर हो गया, मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑपरेंड्स आर डेटा ऑन विच वी वांट टू परफॉर्म ऑपरेशंस। तो ऑपरेंड्स वो होते हैं जैसे 1 2 जिन पर हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेरी, याद रखिए टेम्परेरी स्टोरेज होती हैं, क्योंकि जो प्रोसेसर है उसका काम स्टोर करना तो है ही नहीं, प्लेस इनसाइड द प्रोसेसर। और ये जो रजिस्टर्स होते हैं वो हमेशा इनसाइड द प्रोसेसर्स होते हैं, जो डायरेक्टली हमारी कैलकुलेशन के दौरान मेमोरी से चीज़ें नहीं ले रहे होते, बल्कि अपने आप ही एक छोटा सा एक घर बना लेते हैं जहाँ से वो अपनी लेन देन कर सकते हैं। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि मेमोरी के अंदर डिफरेंट सेल बने होते हैं जो डिस्टिंक्ट होते हैं। रजिस्टर्स लाइक स्क्रैच पैड, जो रजिस्टर्स होते हैं वो बिल्कुल एक स्क्रैच पैड ही होते हैं। आप यही समझें फॉर द कॉन्सेप्ट कि प्रोसेसर के अंदर एक छोटी सी मेमोरी बनी हुई है, हालांकि जो प्रोसेसर है उसका काम स्टोर करना नहीं होता। तो अब देखें हमारे जो रजिस्टर्स हैं वो स्क्रैच पैड की तरह होते हैं और इनकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें मोर देन वन एलिमेंट इनसाइड द प्रोसेसर स्टोर करना हो। जैसे आप ने देखा कि हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए थे। अगर हमें एक ही नंबर के साथ डील करना होता तो हमें तो उसे सेव करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना तो मेमोरी में सेव करने की ज़रूरत थी और ना ही रजिस्टर्स में। तो हमारी जो मेमोरी होती है वो बहुत ही लिमिटेड सोर्स होता है, लेकिन हमारे पास मेमोरी के अंदर जो सेल होते हैं, जो खाने बने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो मेमोरी होती बहुत स्लो है, वहाँ से हमें डेटा लेकर आना होता है। इसी तरह हमारे जो रजिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमें स्पेस देते हैं। अब देखें, जो चीज़ हमारे पास कम हो जाती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और वो चीज़ हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हम उन रजिस्टर्स को स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, जैसे R0 R1 या फिर ABCD, हम कुछ भी नाम दे देते हैं। और ये जो नाम हम उनको देते हैं उन्हें हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो ये नोमेनक्लेचर जो नेम्स होते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, ABCD हो सकता है, XYZ हो सकता है। ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो रजिस्टर्स को बना रहे होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी रैंडम सा नाम दे देते हैं। और इसी तरह एक मैन्युफैक्चरर अगर ज़्यादातर जो एक्स नाम देता है तो उसे हम स्टैंडर्ड इंडेक्स रजिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो आपने याद रखना है कि ऐसा कौन सा रजिस्टर है जिसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो एक्स का नाम देते हैं, तो वो इंडेक्स रजिस्टर है। ये MCQs आपके पेपर में आता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इंडेक्स क्या करते हैं। जैसे हमने एरे वाले टॉपिक्स पढ़े थे, CS 302 में भी पढ़े थे, CS 201 में भी पढ़ा था कि इंडेक्स हमारे पास एरे के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे है जिसके अंदर हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3। तो अब इसका जो इंडेक्स है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो नंबर 1 है वो इंडेक्स नंबर 1 पर ही पड़ा हो, नंबर 2 हमारा जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पर पड़ा हो। तो इंडेक्स असल में वो एड्रेस होते हैं जहाँ पर जाकर हमारे नंबर स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस नंबर, आप किसी भी स्ट्रीट में रहते हैं तो अगर आपका हाउस नंबर 5 है तो ज़रूरी तो नहीं है कि इसके अंदर 5 मेंबर्स ही रहते होंगे। इसी तरह अगर किसी के जो घर का एड्रेस है वो 100 है तो ज़रूरी तो नहीं कि उसके अंदर 100 लोग ही रहते होंगे या 100 नंबर्स की फैमिली रहती होगी। तो यही चीज़ होती है हमारे इंडेक्स के साथ। इंडेक्स सिर्फ उस जगह का पता बता रहे होते हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर की कहानी क्या है वो हम नहीं जानते। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम तमाम जो एड्रेसेस होते हैं उनको सेव नहीं रख सकते। तो ज़्यादातर हमें 0 और 1 इसी तरह के कुछ एड्रेसेस का पता होता है। तो हम क्या करते हैं, उससे नेक्स्ट जो एड्रेस होता है या इंडेक्स होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर लूप पढ़ा था, हम प्लस, अगर हमें 2 एलिमेंट से आगे वाला चाहिए तो हम +2 कर देंगे, अगर हमें उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो हम +2 कर देंगे। तो बाकी ये जो आइटल की हमारा आर्किटेक्चर है इसके अंदर हम तफसील के साथ इसको डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकैम्यूलेटर। तो अकैम्यूलेटर क्या होता है, ऑप्शन ये आता है कि सेंट्रल रजिस्टर जो हर प्रोसेसर के अंदर आता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अकैम्यूलेटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखा था ना पिछले सिनेरियो के अंदर जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मेमोरी के अंदर 1 2 प्लस हो रहा है और वो किस तरह से एक्सेस कर रहा है। अब देखें 1 भी आ गया 2 भी आ गया, रजिस्टर ने दोनों को रख लिया। अब प्रोसेसर के अंदर जो प्लस हो रहा है, जो सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिंग का, वो होता है हमारा
अकेम्युलेटर का काम। तो अकेम्युलेटर का काम क्या है कि हमारे बेसिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। जो प्रोसेसर का वर्ड साइज होता है वो हमारा अकेम्युलेटर की विड्थ से पहचाना जाता है, और ज़्यादातर जो हमारे पास 32 बिट्स का प्रोसेसर होता है उसके अकेम्युलेटर का साइज़ भी 32 ही होता है। तो एमसीक्यूज कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि अगर आपके पास 32 बिट का प्रोसेसर है तो उसके अकेम्युलेटर का साइज़ क्या होगा। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि अगर 32 का प्रोसेसर है तो एग्जैक्टली अकेम्युलेटर भी उतने साइज़ का होगा। अगर आपके पास 16 बिट्स का है तो आपका अकेम्युलेटर भी 16 बिट्स का होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर, इंडेक्स और बेस रजिस्टर। तो स्टूडेंट ये तीनों एक ही काम कर रहे होते हैं, बस इनके जो मैन्युफैक्चरर थे या फिर हमने जैसे ऊपर पढ़ा नोमेनक्लेचर, तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब इन तीनों का मकसद डेटा को स्टोर करना नहीं होता या फिर डेटा को रखना नहीं होता, बल्कि उसके एड्रेस को रखना होता है। जिस तरह हमने एरेज में देखा था ना स्टूडेंट, जब हम एरेज को स्टार्ट करते हैं तो उसका इंडेक्स 0 होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि इंडेक्स 0 के ऊपर हमारी वैल्यू भी 0 पड़ी हो। तो इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, और इस लिहाज से हमारी जो एडिशन होती है को हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। चीज़ मैंने ऊपर भी आपसे डिस्कस की थी कि अब हम इंसान हैं, हम तमाम एड्रेसेस को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जिस चीज़ का एड्रेस होता है हम उससे नेक्स्ट एक आइट्रेशन लगा के, एक फॉर लूप लगा कर इसे एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह आपके कॉलेजेस में होता है कि तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके नेम तो याद नहीं होते आपके प्रोफेसर को, लेकिन आपके रोल नंबर्स जो होते हैं वो रजिस्टर में लिखे होते हैं, वो नेक्स्ट कॉल करके आपको कॉल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर 1 को उन्होंने रोल नंबर 1 से काउंट किया, इस तरह नेक्स्ट को किया, और इसी तरह से हमारा जो इंडेक्स है, पॉइंटर है, और जो बेस रजिस्टर्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी भी एग्जैक्टली यही होती है। स्टूडेंट ये सिर्फ आपका बिल्कुल स्टार्ट है, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन की जाएंगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैग रजिस्टर्स आर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो सबसे पहले एमसीक्यूज आपका यही आता है कि फ्लैग रजिस्टर का एक और क्या नाम होता है, या फिर ये भी आ सकता है कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड्स इज आल्सो नोन एज फ्लैग रजिस्टर्स। तो आपने इस एमसीक्यूज को याद रखना है। अब फ्लैग रजिस्टर्स होते क्या हैं? इस रजिस्टर्स में मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक बात हो, कोई ख़ास बात हो, तो हमारा फ्लैग ऑन हो जाता है, वरना हमारा जो फ्लैग होता है वो ऑफ रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बट अनलाइक द अकेम्युलेटर इट इज़ अ मीनिंगलेस एज अ यूनिट। तो ये हमारे पास एक मीनिंगलेस ही होता है। जो हमारे अकेम्युलेटर्स होते हैं, जिस तरह सिर्फ उनका काम प्लस करना होता है, वो हमें एज इट इज़ नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसी तरह ये फ्लैग भी कुछ यही फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो अब ये किस तरह से होता है? मिसाल के तौर पर आपके पास 16 बिट का एक अकेम्युलेटर है, तो आपने क्या किया, आपने 12 प्लस 9 बिट्स को प्लस कर दिया, तो ये तो आपके पास 16 से बढ़ गई हैं। अब अगर बढ़ जाती है, ठीक है, अब कोई स्पेशल सिनेरियो इंक्रीज हो गया है ना, तो स्पेशल सिनेरियो की फॉर्म में क्या होगा, हमारा फ्लैग ऑन हो जाएगा। और अगर आपने 8 + 8 किया है तो 16 बन गया है। जो हमारी अकेम्युलेटर की जो प्री रेक्विजिट्स हैं या फिर उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतर रहा है, तो हमारा फ्लैग ऑन नहीं होगा बल्कि ऑफ ही रहेगा। तो नीचे भी आपको यही एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ पर है द बिट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर वर्क इंडिपेंडेंटली एंड इंडिविजुअली। तो ये जो बिट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली ही काम करती हैं, इनका कोई ख़ास लेना देना नहीं होता। लेकिन जहाँ पर इनकी ज़रूरत पेश आए, जैसे हमने कहा कि कोई स्पेशल सिनेरियो आ जाता है, जैसे वो होता है ना मैच के अंदर अगर जब आउट करार दे दिया जाता है तो रिव्यू जब ली जाती है तो वहाँ पर देखा जाता है कि कोई स्पेशल सिनेरियो तो नहीं है, तो फिर अंपायर देख रहा होता है कि जो हमारा बॉलर है उसका पाँव थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो वो उसे नो बॉल कर देता है। तो अब ये जो नो बॉल हुई है वही हमारा फ्लैग होता है, सिंपल। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। इसी तरह एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिट कॉमनली प्रेजेंटेड इन अ फ्लैग रजिस्टर इज अ कैरी रजिस्टर। तो वो क्या होता है, कैरी रजिस्टर के कैरी कर देता है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दी गई है कि हमारी जो कैम्युलेटर है वो सिर्फ 16 बिट को स्टोर कर देता है, लेकिन हमने स्टोर करवा दी है 17। तो जो 17 वाली जो हमारी लास्ट 1 बिट होती है वो एज अ फ्लैग रिप्रेजेंट कर दी जाती है। तो प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ये जो रजिस्टर्स, ये जो पॉइंटर्स होते हैं, ये रजिस्टर्स इस तरह से हमें बताते हैं कि इस वक्त एट दिस मूवमेंट हमारा कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है।
और प्रोसेसर ने आगे कौन सी इंस्ट्रक्शन चलानी है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ट्रैफिक पुलिस वाला जो होता है वो क्या कर रहा होता है, वो तमाम कंट्रोल कर रहा होता है। तो जहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की बात आ जाती है या काउंटर की बात आ रही होती है तो वो हमारा वही ट्रैफिक पुलिस वाला होता है। तो इसी तरह जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी जो ऑर्डर होता है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस नंबर पर कौन सी इंस्ट्रक्शन चलेगी। प्रोग्राम काउंटर इस जो ऑर्डरिंग होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है और इस चीज़ को डिसाइड करता है कि अगर ये लाइन ऑफ कोड चल गई है तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लाइन ऑफ कोड चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स आर मेड यूजिंग सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल सिंपल एक ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आप छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर बचपन में एक घर बना लिया करते थे, तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम्स होते हैं और प्रोग्राम्स को हमेशा ऑर्डर्ड सेट में किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स आपने गेम बनानी हो और आपने कोई बॉक्स उसे मिसप्लेस कर दिया है, तो क्या एंड पर आपकी गेम बिल्कुल ठीक बनती है? बिल्कुल भी नहीं। तो यही काम होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। और जो ऑर्डरिंग होती है वो हमेशा किसी भी प्रोग्राम का की होती है और इसी तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनको चलाने के लिए हमें काउंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इंस्ट्रक्शन हैज़ अ पोजिशनल रिलेशनशिप। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो पोजिशनल रिलेशनशिप रखती हैं। द होल लॉजिक डिपेंड्स अपॉन पोजिशनिंग। तो जो तमाम लॉजिक होता है वो पोजिशनिंग पर ही डिपेंड कर रहा होता है। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपकी एक लॉजिक ना हो, अगर एक पोजिशनिंग ना हो, तो जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं उसको अगर हम थर्ड कर दें, जिसके जो बिल्कुल फेल है उसे अगर हम फर्स्ट कर दें, तो क्या होता है वो जो तमाम सिनेरियोज होते हैं किसी भी रिज़ल्ट के, किसी भी स्कूल का जो मयार होता है उस पर तो ये चीज़ पूरी नहीं उतरती। तो यही चीज़ हमने करनी होती है कि हमने जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस बनाई हैं, एक हमने अपनी लाइन बना ली है, उसी के ट्रैक पर लेकर चलना होता है हमने अपने प्रोग्राम को। तो यही हमारी चीज़ें हो रही होती हैं। द प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस। जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसके पास एड्रेस ही तो होता है, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को क्या कर देता है, एग्जीक्यूट करवा देता है। अब यहाँ पर देखिए, अ नंबर इज़ प्लेस्ड इन अ मेमोरी सेल पॉइंट बाय इट्स रजिस्टर। जो भी नंबर पड़ा होता है हमारी मेमोरी सेल के अंदर, वो किसको पॉइंट कर रहा होता है, अपने रजिस्टर्स को। एंड दैट नंबर टेल द प्रोसेसर विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। तो यही नंबर बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन ने चलना है। जिस तरह स्टूडेंट हमारा अब जो प्रोसेसर होता है वो हमारी आम जुबान नहीं समझ सकता। जिस तरह हमारे सामने कोई चाइनीज़ बोल रहा हो या जापानीज़ बोल रहा हो तो हमें समझ नहीं आती, या फिर अगर हम उसे कहें उर्दू में कुछ भी लफ्ज़ तो उसे समझ नहीं आता। तो यही होता है हमारे प्रोसेसर के साथ। प्रोसेसर को इंग्लिश समझ आती ही नहीं है। जिस तरह अगर हम ऐड कहें, हम प्रोसेसर को कहें कि 1 और 2 को ऐड कर दें तो उसे समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम उसे कहें कि 1 5 2, तो प्रोसेसर क्या करेगा, वो समझ आएगा कि मेरे पास जो नंबर्स आ चुके हैं, जो ऑपरेंड्स आ चुके हैं, मैंने इसको ऐड करना है। इसी तरह डिफरेंट जो कोड्स होते हैं ना उनको अंडरस्टैंड करता। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारी जो प्रोसेसर होता है वो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो ABCD की लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि नंबर्स की लैंग्वेज होती है। और वो डिफरेंट ऑपरेशन को नंबर्स की फॉर्म में अंडरस्टैंड करता है और वो नंबर्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑप कोड्स, यानी कि हमारे वो कोड्स जिनकी वजह से हमारा प्रोसेसर समझेगा। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर मूव फ्रॉम वन ऑप कोड, एक ऑप कोड पर आता है फिर नेक्स्ट पर मूव कर जाता है। और ये होता है किसकी वजह से, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वजह से, जो इसी तरह हमारी प्रोसेस करता रहता है और अगले नंबर तक पहुंचता चला जाता है। ये जो नीचे कहानी है यही आपको यहाँ पर गाइड किया गया है कि किस तरह से जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपनी आसानी के लिए डिफरेंट कोड्स को डिफरेंट नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब कोई कोड मूव को MOV कहता है, इसी तरह कोई जो प्रोग्रामर होता है वो M ही कह देता है, कोई शिफ्ट कह देता है। तो इसी तरह की हमारे पास सिनेरियोज अक्कर होते रहते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोसेसर है उसने तो नंबर से समझना होता है। जैसे अब मैंने ऊपर भी बताया था कि ऐड के लिए जो नंबर है ना वो 1 5 2 है। तो अब हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं या जो सिंपल हम स्टूडेंट्स हैं, हम तो उसे ऐड ही कहेंगे। जैसे ही हम प्रोसेसर को कहेंगे कि ये नंबर हैं दो, इनको ऐड करवा दो, तो वो तो पागल हो जाएगा, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हमने उसे कहा अब दरमियान में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना,
जो हमारी इस कम्युनिकेशन को आसान बनाता। जैसे आपने देखा होगा कि जब दो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अपनी अपनी लैंग्वेजेस के अंदर, तो दोनों को समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उनके दरमियान एक तीसरा बंदा होता है। वो कौन होता है? जो ट्रांसलेट कर रहा होता है। अगर किसी को अरेबिक नहीं आती तो अरेबिक को ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश के अंदर, और जो अरेबिक वाला है उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो क्या करेगा? उसकी अरेबिक में ट्रांसलेट कर देगा। तो यहाँ पर आते हैं हमारे ट्रांसलेटर। हमने कहा ऐड गया ट्रांसलेटर के पास, ट्रांसलेटर ने उसे कन्वर्ट किया प्रोसेसर की लैंग्वेज में, यानी कि 152, और उसने ऑपरेशन को परफॉर्म करके अगेन हमें दिया, हमारे ट्रांसलेटर को दिया। ट्रांसलेटर ने अगेन उसे एज अ रिजल्ट हमें प्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज़ अ बेसिक मोटिव फॉर एडिंग मोर आर मोर ट्रांसलेटर लेयर्स। तो यही हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरह अब हमारी C++ है, जिस तरह C++ में प्रिंट का होता है, तो अब हमारे प्रोसेसर को क्या पता कि प्रिंट है, ठीक है, प्रिंट करना है, प्रिंट होता क्या है। तो अब जब हम कहते हैं ना प्रिंट करवा दो ये चीज़, तो क्या करता है? हमारा ट्रांसलेटर के पास जाता है, वो प्रिंट का जो भी स्पेसिफिक कोड होता है उसमें कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेसर को पता चलता है कि हाँ जी भाई, मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है, या फिर किस चीज़ को मैंने प्रेजेंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। जावा एंड विजुअल बेसिक्स, दी सिंबल्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन मिनोमिक्स। तो इसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन मिनोमिक्स, जो छोटी छोटी हदायतें होती हैं। तो अब देखिए, द डम्प ट्रांसलेटर दैट विल कन्वर्ट दीज मिनोमिक्स बैक टू ओरिजिनल ऑप कोड्स। ऐसे ट्रांसलेटर्स जो हमारी इन्हीं शॉर्ट नेम्स को कंप्लीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ऑप कोड, ओरिजिनल ऑप कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर। और जो असेंबली लैंग्वेज होती है वही हमारी जो असेंबलर होता है वही हमारा एक ट्रांसलेटर होता है, जो हमारे प्रोसेसर को समझा रहा होता है। तो असेंबलर हमारे पास क्या है? एक ऐसा ट्रांसलेटर जो हमारी शॉर्ट नेम्स को ओरिजिनल ऑप कोड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब जब हमारी ये जो नंबर्स की फॉर्म में थी और इंसानों का समझना था, जब ये तमाम चक्कर ख़त्म हो गए, तो फिर प्रोग्रामर्स ने सोचा कि हम ना छोटे छोटे नाम रख देते हैं। तो जो बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोग्राम को लोड करना, प्रोग्राम को स्टोर करना, इंस्ट्रक्शन जैसे हमारे पास मूव करना, बैक करना, कंपेयर करना, ये वाली जो तमाम हमने चीज़ें करनी थी, तो उनको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स। हमने एक ट्रांसलेटर भी बना लिया, हमने वो जो तमाम इश्यूज़ आ रहे थे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में, उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने एक छोटे छोटे नेम्स बना लिए, तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन के ग्रुप बन गए, और वो जो तमाम छोटे छोटे हमारी कमांड्स थी वो एज अ ग्रुप काम करती हैं इंस्ट्रक्शन ग्रुप की एनालॉजी के अंदर आकर। डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस, तो डेटा को मूवमेंट करने के लिए, जैसे अब मूव करने के लिए, अब हर जो प्रोग्रामर होता है ना, वो अपनी मर्जी से नाम रख देता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दीज प्लेसेस कैन बी रजिस्टर्ड मेमोरी आर इवन इनसाइड द पेरिफेरल डिवाइसेस। तो मेमोरी के अंदर भी हो सकता है, रजिस्टर्स के दरमियान भी हो सकता है, पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान भी हो सकता है। एक बात याद रखिए कि मेमोरी टू मेमोरी डेटा की मूवमेंट नहीं हो सकती, ये तो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर किसी चीज़ को उन्होंने लोड करवाना है तो LED का नाम रख दिया। और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, उनको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर 3 ही ऑपरेशंस आ जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ जाती है। और हमारे जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे एंड और नोट, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखें, आपने एंड करवाया है AX को 1 2 3, अब ये हमारे पास एक सिंपल सा ऑपरेशन है। इसी तरह ऑपरेंड है, इसी तरह आपने ऐड करवाया है 0 5 4 3 को। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर बिल्कुल चेंज है, यहाँ पर ना ब्रैकेट्स को यूज़ किया गया है। अब इनका मकसद क्या है स्टूडेंट? जहाँ पर भी नंबर्स को ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया जाता है तो वो हमारे क्या बन जाता है? इंडेक्स बन जाता है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि 1 2 0 को ऐड करवा दो, यहाँ पर हम कह रहे हैं 1 2 0 के एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको ऐड करवा दो। तो ये यहाँ पर इसका मकसद था। इसी तरह आपको बता दिया गया है कि ब्रैकेट्स की एनालॉजी क्या होती है, इसी तरह आपके प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। अब देखिए ना स्टूडेंट, हर जगह पर हम जो हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है उसे ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट, ये नहीं करते हम। कभी कभार हमने जंप करना होता है, हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ करवाना होता है।
जैसे पहले अगर आपके साथ एक्सपीरियंस हो कि आपने फॉर एग्जांपल चैनल नंबर 10 पर जाना है, तो आप क्या करते थे, चैनल नंबर 1 किया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट 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 एंड 10। लेकिन कभी कभार आप ये करते हैं कि एग्जैक्टली आप 10 को प्रेस करते हैं और आपकी टीवी पर चैनल नंबर 10 चल पड़ता है। तो इस तरह के जो सिनेरियोज होते हैं, हमने कुछ भी इस तरह का परफॉर्म करना होता है, तो इसके लिए हमारी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बेलगाम नहीं रहेगा या एक ही सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता रहेगा, बल्कि हम उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन कर देंगे। जैसे अब कंपेयर करना है, आपने AX का जो नंबर है उसको कंपेयर कर देना है 0 के साथ। इसी तरह टीवी चैनल्स में भी ये हुआ करता था जब केबल्स पर चला करते थे कि हमारे जो चैनल नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास ARY है, तो ARY 0 पर भी ARY चल रहा होता था और हमारे जो नंबर 10 था उस पर भी ARY चल रहा होता था। तो हम क्या करते थे, हम उसे कंपेयर कर लेते थे, हम एक ही लोकेशन पर एक ही चैनल को रखते थे। तो यही हम कर सकते हैं। इसी तरह हम अपनी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम उसको जंप भी करवा सकते हैं, उसको टर्मिनेट भी करवा सकते हैं। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? अच्छा, तो ये चीज़ आपने बहुत बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर जब बहुत डेटा हो जाता है, आप उसको डिलीट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बार बार इंटरप्ट आ रही होती है ना? सबके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अब स्टूडेंट्स इस तरह की जो हमारे पास सिनेरियोज आ जाते हैं जहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम होता है वो टर्मिनेट कर रहा होता है या फिर उसे इश्यूज आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। वो प्ले करने के लिए भी हो सकती हैं। आपके पास आता है ना कि क्या आप इस डिलीशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या फिर टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, तो येस नो की फॉर्म में, कभी कभार आता है क्लियर की फॉर्म में, कभी कभार कोई एक टैग सेट कर दिया जाता है कि जिस तरह हमारे पास होता है कि अब मैं आपको क्या एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर आप लैपटॉप को खुला छोड़ जाते हैं तो वो 35 मिनट्स के लिए ऑन रहेगा। होता है ना, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और आपका कोई प्रोग्राम है या कोई ऐसा काम है जो लैपटॉप पर हो रहा है, आप कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद भी ये चलता रहे, मैं इसे शट डाउन ना करके जाऊं बल्कि खुद ब खुद ही ये हो जाए। तो आप क्या करते हैं, कोई भी लिमिट सेट कर देते हैं। तो आप क्या करती हैं, ये जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं ना, यही हमारी होती हैं। जैसे आप क्लियर का ऑप्शन इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जैसे आप सेट की इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। स्टूडेंट, अगर हम इसे अपने रियल सिनेरियोज में करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह मैंने अभी आपको कंप्यूटर की एग्जांपल दी, तो इस चीज़ को हम आहिस्ता आहिस्ता मास्टर करेंगे। ये एग्जैक्टली मैंने आपको प्रोसेसर के अंदर की परफॉर्मेंस ही बताई है, क्योंकि ये जो हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं ये एग्जैक्टली हम प्रोसेसर के थ्रू ही कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ी अमान।